मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में पढ़ा था। इनमें अंतर भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है यदि हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों का पालन करती है। इन नियमों को ही रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे अब पानी में शक्कर घोल देना या नमक मिला देना जिससे ऊपर घुल जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये सिंपल से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक संयोग, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम क्या क्या है उन नियमों को देखिए। 5 नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में हमारा जो पहला है, ठीक है, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अविनाशिता का नियम, ठीक है, क्या होता है यदि हम इसके बारे में बात करें तो 9th-10th में हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, वो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये था सिंपल ऊर्जा संरक्षण का। उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण के लिए होगा कि द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, जो पढ़े थे अपन ना, द्रव नहीं, ये लिक्विड होता है, ये अलग है। द्रव्य मतलब पदार्थ, इसके अंदर लिक्विड गैस सॉलिड सब आ जाता है। तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे पानी है, पानी को हम जमाएंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, मतलब एक अवस्था से दूसरे, मतलब द्रव से किसमें आ गया, ठोस में आ गया। यदि हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो द्रव से किसमें आ गया, भाप अवस्था में आ गया, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, हम खुद से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति में मिलता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके एक और डेफिनेशन बन सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात, मतलब जब पूरा अभिक्रिया हो जाएगी तो अभिक्रिया के पश्चात बने कुल पदार्थों के द्रव्यमानों के बराबर होता है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पहले जो कुल द्रव्यमान था और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो कुल द्रव्यमान होगा पदार्थों का, वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये कहता है दूसरा डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल लिखना है। 2 डेफिनेशन मैंने बताया, 2 में से जो याद करना वो याद कर लेना। ठीक है,
एक एक कोई भी याद करें अच्छे से उसके ले ले। अविनाशिता का नियम कहने का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका कोई विनाश ना कर सके, मतलब ये नष्ट ही नहीं होता। ठीक है, आप इसको गर्म करोगे तो एक अवस्था दूसरे से बदल जाएगा, ठंडा करोगे तो भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं इसके अविनाशिता का नियम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसकी एग्जांपल में अपन क्या करते हैं, मैं एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं। इस गोल पेंदे के फ्लास्क से पहले अपन बिछा देते हैं रेत। रेत के ऊपर फास्फोरस के टुकड़े। रेत इसलिए बिछा देते हैं ताकि इसको डायरेक्ट गर्म ना करे, बस तो जल जाता है वो। जैसे मूंगफली जब भूंजते हैं दुकानदार लोग, तो मूंगफली को रेते में रख के भूंजते हैं, कभी भी उसको डायरेक्ट आग में नहीं वो करते या जैसे कढ़ाई में नहीं करते, नहीं तो जल जाता है, इसलिए रेते के ऊपर टुकड़े रखती है। देन ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इस बॉटल के अंदर, गोल पेंदे के फ्लास्क के अंदर तीन चीजें हैं। क्या क्या है? एक रेत है, दूसरा है फास्फोरस। ठीक है, पी मतलब फास्फोरस होता है। ओके, फास्फोरस। और इसके बीच में जो भरा हुआ है वो भरा हुआ है वायु, मतलब ऑक्सीजन कह सकते हो, O2, मेन ऑक्सीजन लेते हैं उसमें। ठीक है, ये चीजें जैसे इसको अपन अच्छा, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका द्रव्यमान नोट कर लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान हम मान लेते, सपोज ये 500 ग्राम है पहले, W1। अब देन हम क्या करते हैं, इसको गर्म करने स्टार्ट करते हैं। जब गर्म करेंगे तो ये फास्फोरस क्या होता है, पिघल जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं, P2O5। वो बाद में अपन देखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है, क्या करना है, वो भी नहीं समझना, वो आगे समझेंगे इसी चैप्टर में। तो फास्फोरस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका नाम। तो ये बनने के बाद अब इसमें धुआं ही धुआं भर जाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का। फिर हम इसका द्रव्यमान नोट कर लेते हैं वैसे का वैसा ही, तो भी आता है 500 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले भाग में पदार्थों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देख रहे हैं, दोनों बराबर है, 500 और 500। ठीक है, तो ये था इसका एग्जांपल, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये डेफिनेशन। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं इसके बाद। तो दूसरा हमारे पास जो नियम है वो है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसका मतलब है या तो वो स्थिर वैल्यू होगी तो निश्चित होगा, तो मतलब एक ही होता है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो हाँ, डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, किसी शुद्ध रासायनिक, मतलब इसमें शुद्धि ना हो तब, किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ में, किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के अवयवी तत्व, अवयवी तत्व मैंने इससे पहले ही बता चुका है, जिनसे मिलके वो यौगिक बना हो या वो पदार्थ बना होगा। किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के अवयवी तत्व भार की दृष्टि से, ठीक है, किस दृष्टि से, भार की दृष्टि से हमेशा स्थिर होते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो शुद्ध रासायनिक पदार्थ है उसके जो अवयवी तत्व है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए H2O हाइड्रो जल लिया मैंने, ये जल का सूत्र है H2O। इसके अवयवी तत्व क्या है, इसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, तो क्या बोल रहा है, किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा स्थिर होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं सीधे सीधे, जल। जल में कहाँ का जल लेना है, कुएं का जल, नदी का जल, समुद्र का जल, ठीक है, हैंडपंप का जल। यहां से हम जल को इकट्ठा करेंगे, जल को इकट्ठा करने के बाद जब उसको शुद्ध करेंगे, ठीक है, शुद्ध जल की बात होती है, शुद्ध रासायनिक पदार्थ। जब शुद्ध जल की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1
और परमाणु भार भी होता है 1, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 1/2। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 8, परमाणु भार उसका दुगुना 16, तो ये 2 आ गया 16, 1 आ गया और ये 8, 2 से भाग दे दिए दोनों को, ठीक है, दोनों को अनुपात के रूप में लिखिए, मतलब 1:8। ये कहने का मतलब ये है कि आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लेंगे, उसका जो अनुपात है वो भार की दृष्टि, मैंने भार निकाला, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, चूंकि यहाँ 2 था मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन उसका परमाणु भार होता है 16, तो मैंने परमाणु भार लिखा उसका 16, ठीक है, तो 2 और 16 बचा, 2 1 कम 2 8। तो जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे तो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमको हमेशा 1:8 में ही मिलेगा, मतलब भार की दृष्टि से ये हमेशा क्या होंगे, स्थिर होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा था स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो तीसरा नियम देख रहे हैं अपन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, ठीक है, मतलब आपस में क्रिया करके, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो किसी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, ठीक है, तथा वे सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। ये है डेफिनेशन इसका। तो हम 2 तत्व ले लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने 5 प्रकार के यौगिक लिए हैं, ठीक है, 5 प्रकार के यौगिक लिए हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, 5 प्रकार के यौगिक लिए हैं। तो इनमें किसी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होगा और दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा। जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। ओके, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला है। देन ये एग्जांपल है उसका, एग्जांपल। तो नाइट्रोजन में N2O, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, जस्ट उसका डबल 14, ठीक है। 14 में यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो परमाणु भार हो जाएगा डबल। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो हो जाएगा डबल 16। लेकिन यहाँ पे 14 होता, लेकिन 14 यहाँ नीचे 2 लिखा है, 14 दूनी 28 हो गया। ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा है तो ऑक्सीजन में सिर्फ 16 होगा, तो 16। नाइट्रोजन सिंगल है तो सिर्फ 14, ऑक्सीजन सिंगल है तो सिर्फ 16। नाइट्रोजन 14 दूनी 28 हो जाएगा और ये 16 दूनी 32, 32 48। नाइट्रोजन फिर से 28, नाइट्रोजन फिर से 28, ऑक्सीजन 16 को 64 और 16 पंचे 80। ये आ गया परमाणु भार का अनुपात। तो इसमें कोई एक सेम है क्या, देखते हैं 28, 28, 28, 28, लेकिन ये 28 नहीं है। तो काम करते हैं, हम इनके आगे 2 लगा देते हैं, 2 लगाने से ये डबल हो जाएगा। तो ये डबल होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14 दूनी 28 और ये 16 दूनी 32। तो ये हट गया, हम सामने नंबर लगा सकते हैं, यौगिक वही है, बस उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, दुगनी हो गई। तो अब देखते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब 2 तत्व नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो किसी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करता है तथा ये सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। तो क्या एक सदैव सरल अनुपात में है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं अपन। तो 16, 32, 48, 64, 80, 16 एकम, 16 दूनी, 16 तिहाई, 16 चौको, 16 पंचे। सिंपल नंबर आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट में नहीं आया है या बटे में नहीं आया है, इसका मतलब ये किस अनुपात में है, एक सरल अनुपात में है। तो ये था डेफिनेशन गुणित अनुपात के नियम का और इसका एग्जांपल। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला हम लोगों ने देख लिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हम लोगों ने देखा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा हम लोगों ने देखा गुणित अनुपात का नियम और चौथा हम जो देख रहे हैं अब
वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है वो देखते हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग कि जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वे दोनों उसी अनुपात में होते हैं, ठीक है, वे दोनों उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वो किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, इसको एग्जांपल समझेंगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम दो तत्व ले लेते हैं, पहले चूज कर लेते हैं। हम चूज कर लेते हैं दो तत्व, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। हमने ये दो तत्व चूज किया कि ये दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और वे उसी अनुपात में रहते हैं। इनका अनुपात क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं, वो बना सकते हैं H2O, ठीक है। अब H2O में जो हाइड्रोजन होता है और जो ऑक्सीजन होता है उनका रेशियो कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार भी होता है 1, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो किसी गुणा नहीं करेंगे इसमें, हम 2:16। अब इनका रेशियो देखेंगे तो रेशियो आता है 2/16, मतलब 2 1 कम 2 8 1:8। हम 2/16 को चाहे तो दुगना कर सकते हैं, इसको सामने 2 लगा के, ये 4 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर भी इनका जो रेशियो आएगा वो फिर भी 1/8 ही आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये दो तत्व यदि किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो क्या ये इसी अनुपात में रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन हमेशा 2 या 4 के फॉर्म में रहेगा या और ऑक्सीजन हमेशा 16-32 के फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखते हैं। यदि वो ऐसा रहता है तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाएगा। तो हम एक अन्य तत्व ले लेते हैं, सल्फर नहीं, कार्बन ले लेते हैं, सल्फर से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन, CO2 ये लेते एग्जांपल इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन हाइड्रोजन बनाता है मीथेन गैस CH4, ये लेते हैं। तो इनमें देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो परमाणु भार हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार हमने यहाँ यूज किया ना 16, चूंकि यहाँ पे 2 भी है तो हमको करना पड़ेगा 32, हम कर दिए यहाँ पे 32। इसका देखते हैं, कार्बन का यहाँ पे परमाणु भार हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 का 4 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। हम इसको भी कर सकते, दोनों कर सकते हैं ना, 12 का 24, 4 का 8, इसको भी 24 और 64 कर सकते हैं हमको, लेकिन इनका रेशियो देखना है किस प्रकार से। इसमें जो हमने हाइड्रोजन लिया था वो हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 आ रहा, और इसमें जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया था वो ऑक्सीजन देखिए कितना आ रहा, 32 आ रहा है। तो क्या 4 और 32 का पेयर बन रहा, तो हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 और 32 का पेयर बना रहे हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो ये जिस अनुपात में होते हैं, ठीक है, ये यदि किसी तीसरे तत्व से संयोग करेंगे तो ये उसी अनुपात में होंगे। ऑक्सीजन 32 के लिए 32 मिल रहा है, ठीक, हाइड्रोजन 4 के लिए 4 मिल रहा है, 4 यहां भी था, 4 इसमें मिला, ठीक है। तो मतलब इसका डेफिनेशन यही बनता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वे उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वे किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, ठीक है, तथा सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात कहने का मतलब है कि वो सिर्फ नंबर में मिलेंगे आपको, 1 2 5 6 8 9, कुछ भी मतलब नंबर होगा, आपको बटे में नहीं मिलेगा या पॉइंट में नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नंबर में मिलेंगे। तो हमने वही लिखा है कि जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वे दोनों उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, तथा यह अनुपात एक सरल अनुपात होता है। तो सबका सरल अनुपात कहलाएगा, ये इनका अनुपात एक सरल अनुपात में है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं गे-लुसांग का गैस आयतन संबंधी नियम। तो पांचवा जो हमारा नियम है गे-लुसांग का नियम,
तो गेलुसा का नियम क्या कहता है कि ताप और दाब की समान परिस्थिति में, मतलब ताप और दाब में चेंजेस नहीं हो रहा है यदि गैसें आपस में संयोग करती हैं, ठीक है, यदि गैसें, ठीक है, जो गैस होंगी वो आपस में मिलेंगी, आपस में क्रिया करेंगी, यदि गैसें आपस में संयोग करती हैं तो वे सरल तो उनका आयतन सरल अनुपात में होगा। ठीक है, पहले लाइन के लिए इसका ताप और दाब की समान परिस्थिति में, मतलब जब वो चेंजेस ना हो तो उस स्थिति में यदि गैसें आपस में संयोग करती है तो उनका आयतन सरल अनुपात में होगा। बाय चांस कि उनसे गैस ही बनती दोबारा, मतलब बनने वाला जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा बाद में, यदि वो भी उत्पाद ही होगा और वो उत्पाद यदि बनने वाला जो उत्पाद है वो गैस ही होगा, वो भी गैस ही मिला, हम गैस ले रहे थे, हमको गैस ही प्राप्त हुआ, तो उसका आयतन भी कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा। ये कहता है गेलुसा का नियम। ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनका आयतन सरल अनुपात में होता है। यदि उनसे बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो उनका आयतन भी सरल अनुपात में होगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसको अपन। इसके दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, दोनों को मिला के अपन बना लेते हैं यहाँ अमोनिया NH3। थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसको 3 लगा दिए, 2 लगा दिए, अब ये बैलेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन कितना आयतन लिया, 1 आयतन लिया, हाइड्रोजन का 3 आयतन लिया, और इसका अमोनिया का 2 आयतन लिया। ये 1:3:2 के फॉर्म में है, मतलब ये सरल अनुपात में है, ना कोई पॉइंट में मिला, ना कोई दशमलव मिला, कोई बटे में मिला, कुछ ऐसा हमको प्राप्त नहीं हो रहा, बटे वाला कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमने गैस लिया था और गैस ही प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ये अमोनिया गैस। तो ये किस अनुपात में है, ये सरल अनुपात में है। पहले ये 1:3 में थे तो भी सरल अनुपात में थे, बना 2 भी कैसा है, सरल अनुपात में है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। मान लीजिए हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इसे बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस कर लेते हैं, ये तो ठीक। तो ये भी इसका 2 आ गया, इसका 1। ये जो बैलेंस करना है समीकरण को, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा कि हम समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, तब आप उसमें सीख जाएंगे। अभी के लिए आप इस समीकरण को याद कर लेंगे। ओके, तो इसका 2, इसका कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ फिर इसका 2। तो ये भी किस अनुपात में है, ये सरल अनुपात में है। तो ये था गेलुसा का नियम। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो नियम थे ये किन साइंटिस्ट ने दिए थे और किस सन में दिए थे। इनके नियमों को थोड़ा इनको देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो हम 5 नियम, रासायनिक संयोग के 5 नियम पढ़ते हैं, उन 5 नियमों किन वैज्ञानिकों ने, लेवोजियर ने 1740 में, प्राउश ने 1799 में, जॉन डल्टन ने 1804 में, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने, और गेलुसाक का नियम तो गेलुसाक ने ही खोजा था 1808 में। जो हम बात करते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये क्रम से पूरा सन दिख रहा है, लेकिन जो रिचर की बात करते हैं हम कि रिचर ने जो इस नियम की खोज कब की थी, तो कोई परफेक्ट ईयर नहीं मिलता है, क्योंकि इसका शोध काफी चला था। तो लगभग ये 1804 से 1808 के बीच का ही समय है। ठीक है, तो ये है वैज्ञानिक और उनका सन, जो एग्जाम में कभी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वही PET PMT NEET AIIML में कि किस साइंटिस्ट ने किस सन की खोज की थी, समथिंग समथिंग। तो ये क्वेश्चन पूरा आता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू।